हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2020 के संदर्भ में घटना चक्र के पूर्वावलोकन पॉइंटर को पॉइंट टू पॉइंट फटाफट क्विक रिवीजन के संदर्भ में जो श्रृंखला शुरू की थी उसमें रिवाइज कर रहे थे। तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री तो पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरे पार्ट को आज शुरुआत करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये है घटना चक्र के आए हुए क्वेश्चनों की ये श्रृंखला है जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस, लोअर सबऑर्डिनेट, अदर स्टेट पीसीएस में जो पिछले ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड ये पार्ट है। ये रिवाइज श्रृंखला है। ये एक रिवीजन या कोई रिवीजन की एक श्रृंखला है जो पिछले आए हुए क्वेश्चन हैं उनको रिवाइज कराया जा रहा है। इस क्रम में हम देखते हैं जीएस का ये मॉडर्न हिस्ट्री है जिसे हम पार्ट 3 में शुरुआत करेंगे। देखेंगे भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में। तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया गया था श्याम जी कृष्ण वर्मा एक जो इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1905 में। और आगे बात करें तो बी.डी. सावरकर, रास बिहारी बोस और मदन लाल ढींगरा और लाला हरदयाल में से गदर पार्टी का गठन लाला हरदयाल ने किया था। और ये पार्टी हुई थी 1913 में स्थापित हुई थी। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में इस पार्टी की स्थापना हुई थी। आगे हम बता दें गदर आंदोलन की स्थापना जो गदर आंदोलन था इसकी स्थापना सोहन सिंह भकाना ने की थी और गदर पार्टी का पहला सभापति था सोहन सिंह भकाना। और आगे बात करेंगे ये गदर आंदोलन हुआ था जो ये गदर आंदोलन जो कामा गाटागारू की घटना है उससे जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा इसे। और गदर पार्टी का पहला सभापति सोहन सिंह भकाना को माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था पश्चिमी अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को शहर था, बताया था आपको। और गदर पार्टी की स्थापना यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। आगे हम बात करें गदर का क्या था तो भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। हम आगे अगर चर्चा करें तो देखेंगे गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना था। ये गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध जो छिड़ गया था, क्योंकि गदर क्रांति या गदर पार्टी देखोगे तो 1913 में स्थापित हुई थी। आगे बात करें तो वह व्यक्ति जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी तो ये महेंद्र प्रताप हैं। ये अफगानिस्तान में इन्होंने क्या किया था, गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। हम आगे चर्चा करें वह स्थान जहां प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसमें प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, अफगानिस्तान के थे। वह भारतीय क्रांति की मां कहलाती है। तो भीकाजी रुस्तम कामा इन्होंने स्टुटगार्ट में जो है तिरंगा फहराया था। ये जो भारतीय क्रांति की माता या मां कहलाती हैं तो भीकाजी रुस्तम कामा। आगे हम बात करेंगे मैडम भीकाजी कामा से संबंधित सही कथन की बात करेंगे तो मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही थी। ठीक है, मैडम कामा थी दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। और दूसरी स्टेटमेंट है कि मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। बस दो ही स्टेटमेंट इसमें सही थे। हम आगे अगर चर्चा करें वह महिला जिसने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था तो मैडम भीकाजी कामा थी। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था, स्टुटगार्ट में फहराया था। ठीक है, याद रखिएगा कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज जो फहराया था वो स्टुटगार्ट जर्मनी में। आगे हम बात करें वह व्यक्ति जिसे इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी तो मदन लाल ढींगरा तथा ऊधम सिंह को। ठीक है, मदन लाल ढींगरा वह व्यक्ति जिसने इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारी थे इनको फांसी की सजा मिली थी। तो बता दें ये कर्नल बाइली, मदन लाल ढींगरा, ठीक, और ऊधम सिंह ने डायर को मारा था क्योंकि ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड थे, इनसे बदला लेने के लिए ये लोग
पढ़ने के नाम से इंग्लैंड गए थे और वहीं इन्होंने जो है जनरल ओडायर और मदन लाल ढींगरा ने इनको मारा था। आगे हम बात करें वह बात जो मैडम भीकाजी कामा, एम बकरतुल्ला, BS अय्यर और एमएन राय में समान थी। वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे। स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। ठीक है, जो बात करें अगर हम वह बात जो मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, BBS अय्यर और एमएन राय में समानता थी, तो आप देखेंगे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे जो मैडम भीकाजी कामा, एम जो है बरकतुल्ला और BBS अय्यर और एमएन राय स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। ये सभी लोग भारत से बाहर लोग काम कर रहे थे। कामागाटा मारू की घटना है, ये कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था जिसे भारतीय यात्रियों ने सिंगापुर से किराए पे लिया था। जब कनाडा के तट कामागाटा मारू की तट पे पहुंचा तो कनाडा ने क्या किया था, कनाडा ने कॉमनवेल्थ की नीतियों को पालन करते हुए क्या किया था, इस जहाज के लोगों को कनाडा में प्रवेश करने से अनुमति रोक दी थी। आगे हम बात करें, फिर ये जहाज इस पे केस होता है, फिर ये जहाज वापस आता है तो बजबज बंदरगाह कलकत्ता पे जो है अंग्रेजों द्वारा इस जहाज के लोगों पर गोलियां चलाई गई थी। याद रखिएगा इस स्टेटमेंट को, यहाँ से ही पलट के क्वेश्चन पूछा जाता है। सरदार अजीत सिंह, बाबा गुरदीप सिंह और BD सावरकर और सरदार भगत सिंह में से वह है जो कामागाटू मारा घटना से संबंधित था, तो बाबा गुरदीप सिंह थे। इन्होंने ही क्या किया था, इन्होंने ही जहाज दिया था सिंगापुर से किराए पे। आगे हम बात करेंगे, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी। रास बिहारी बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। हम आगे बात करें अगर बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन की बात करें अगर, तो हड़प नीति, बंगाल विभाजन और स्थायी बंदोबस्त सहायक संधि सबसे बाद में हुआ था। तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन लागू हुआ था। आगे बात करें, बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो बंग भंग विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को जो स्टार्ट हुआ था और वह आंदोलन जो बंग भंग के बाद शुरू हुआ, तो स्वदेशी आंदोलन जो है बंग भंग के बाद शुरू हुआ था। और बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर देखेंगे अगर, दोनों अलग अलग चीजें हैं, याद रखिएगा कि गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे और बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो सर एंड्रयूज फ्रेजर थे। याद रखिएगा इसे, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आगे हम बात करें तो बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने और WC बनर्जी, SN बनर्जी, दोनों अलग अलग थे। ठीक, ये दोनों भाई थे आपस में, लेकिन दोनों नाम अलग अलग हैं, याद रखिएगा। WC बनर्जी और SN बनर्जी और आर्यन टैगोर BG तिलक में से वह है जो स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था और पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य को बेहतर संबंध का समर्थक था। तो इसमें से आर्यन टैगोर थे जो क्या करते थे, स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे। इन्होंने कहा था जो कपड़ों की बर्बादी जो है निष्ठुर बर्बादी की बात बोली थी, इसलिए इन्होंने स्वदेशी आंदोलन में जब लोगों ने जो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और उनको जलाए थी, होली जलाई थी, उसके संदर्भ में आर्यन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था कि विदेशी माल की या विदेशी कपड़ों का जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है। उस संदर्भ में एक स्टेटमेंट आया था रविन्द्रनाथ टैगोर का। इसी संबंध में इन्हें कहा जाता है कि ये स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे। हम आगे बात करें, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम दिया था तो कृष्ण कुमार मित्रा ने दिया था और ये बंगाल विभाजन के संदर्भ में घटना घटी थी। तो ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। हम आगे बात करें, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था तो 1905 के में अपनाया गया था। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल स्थित करने के लिए। आपने देखा होगा फूट डालो और राज करो की नीति पर जो है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन को
पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप, बंगाल और पूर्वी बंगाल के रूप में जो डिवीजन किया था वो हिंदू मुस्लिम में फूट डालो राज करो की नीति पे ये डिवीजन किया था। आगे हम बात करें बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम थे, तो पहला बायकाट, दूसरा स्वदेशी आंदोलन, तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा की बात की गई थी। ठीक है, इस बंगाल विभाजन के दौरान आप देखेंगे भारत में बहुत सारी राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है और साथ ही स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की बात की गई थी। बहुत सारी लोगों के बायकॉट मतलब उनका विरोध कर दिया, उनके माल का या उनकी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया था। हम आगे बात करें स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार संघर्ष विधि के रूप में अपनाए गए थे, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के समय अपनाए गए थे। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ तो 1911 में, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ तो 1911 में। बंगाल विभाजन 1905 में विभाजित हुआ और इसके बाद आप देखेंगे जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ तो 1911 में आप देखेंगे 1911 में दोबारा विभाजन हुआ इसका। और हम बात करें अगर मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जिसने किया था, तो मद्रास में आप स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उस समय जब बंगाल में, तो ये चिदम्बरम पिल्लई थे। आगे बात करें स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था सैयद हैदर राजा ने किया था। हम आगे बात करें महिलाएं, कृषक, मुसलमान और बुद्धिजीवी वर्गों में से 1905 के स्वदेशी आंदोलन का मुख्यता अप्रभावित रहे, तो कृषक और जो कृषक तथा मुसलमान थे, जो महिलाएं आप देखेंगे 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, तो आप याद इसमें महिलाएं, कृषक, मुसलमान, बुद्धिजीवी वर्गों में से 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित, मतलब इन्होंने इस पे कम अप्रभावित रहे, तो कृषक वर्ग और मुसलमान वर्ग ये लोग अप्रभावित रहे। आगे बात करें वह आंदोलन जिसके दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना, ये जो स्वदेशी आंदोलन के समय ही ये गीत बना, वंदे मातरम आया था। और आगे बात करें अगर स्वदेशी की भावना के ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल में संदर्भ में सही कथन है, कथन सही नहीं है, इसमें कथन सही नहीं है को पूछा गया है। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में सही कथन सही नहीं है, तो लियाकत हुसैन ने बारिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में क्या हुआ, उनका नेतृत्व किया था। ये कथन सही नहीं है कि लियाकत हुसैन ने बारिसाल में के मुस्लिम किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो आप देखेंगे इससे मुसलमान अप्रभावित रहे थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस संदर्भ में इसमें ये आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने नहीं किया था, यही कथन इसमें सही नहीं है। हम आगे अगर चर्चा करें तो देखेंगे ब्रिटिश पत्रकार जो एस.डब्ल्यू. रॉबिन्सन थे, ठीक है, ये जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। जो ब्रिटिश पत्रकार हुए थे, ब्रिटिश पत्रकार थे रॉबिन्सन, जिनका नाम था एस.डब्ल्यू. रॉबिन्सन, इन्होंने स्वदेशी आंदोलन में जो है इसको न्यूज या जिसे कहते हैं कि मीडिया के नेतृत्व को, जो आज कहते हैं कि मीडिया जो नेतृत्व निभा रही थी वो W.H. रॉबिन्सन निभा रहे थे ब्रिटिश पत्रकार के रूप में। और भारत के प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, तो अविंद्रनाथ टैगोर थे। इनकी आप देखेंगे जो पेंटिंग्स हैं आज भी इनसे बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। इन ऑयल पेंटिंग की बात होती है, इन्होंने काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स की हैं। और कांग्रेस, बनारस और देखेंगे कौन, कलकत्ता में एवं सूरत विभाजन अधिवेशन अब चलते हैं। कांग्रेस के जो बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन, इन बनारस, कलकत्ता, सूरत अधिवेशनों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जो आपको मिलेंगी। आगे हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष थे, तो 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। हम आगे चर्चा करेंगे तो 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की थी। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर और तथा सुधारक, सह संपादक
और 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस मंत्री और 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रभाव और 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक और 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक और 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। एक भक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना, तो इन शब्दों के जीवन काल का वर्णन करेंगे तो इनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। और इनके बारे में कहेंगे, दो स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। पहला, जब गांधी जी भारत आए थे, गांधी जी, पहला है कि गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। दूसरा है कि गोपाल कृष्ण गोखले को चांदी का वक्ता, या जिसे बोला जाता है कि चांदी के वक्ता के रूप में इनको संज्ञा दी जाती थी। और तीसरा स्टेटमेंट याद रखिएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले ने ही पहले, जब राजनीति में महात्मा गांधी भारतीय राजनीतिक आंदोलन में प्रवेश करने से पहले, गोपाल गोखले ने ही जो महात्मा गांधी को गाइड किया था कि पहले आप एक वर्ष पूरे भारत का भ्रमण करें, इसके बाद आप इसको समझें, इसके बाद आप इस राजनीति में आए तो राष्ट्रीय आंदोलन का भाग बने। इसका जो है इसका सुझाव दिया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। आगे हम बात करें, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव के वर्ष 1905 में पारित किया और प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। जो कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है, कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन था उसमें आप देखेंगे, अभी आपको बताया है कि राष्ट्रीय बनारस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था और यही कांग्रेस का अधिवेशन है कि स्वराज प्रस्ताव जो पारित हुआ था वो बनारस अधिवेशन में हुआ था, याद रखिएगा इसे, ठीक है। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना, ठीक है, स्वशासन सुनिश्चित करना। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था तो दादा भाई नौरोजी ने रखा था। कांग्रेस के मंच पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया वह था कलकत्ता अधिवेशन 1906 के संदर्भ में देखेंगे। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया, ठीक, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था तो कलकत्ता अधिवेशन 1906। आप देखेंगे कि स्वराज प्रस्ताव जो रखा गया था वो या उद्देश्य था वो स्वशासन सुनिश्चित करना, ये था जो बनारस अधिवेशन हुआ था। लेकिन आप देखेंगे इस पे चर्चा जैसे नहीं हुई थी, पारित कर दिया गया था सिर्फ। लेकिन मंच पे एक कांग्रेस के एक मंच से जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया, ये जो स्वराज प्रस्ताव आया था 1905 में, इसे व्यक्त किया गया मंच से, कांग्रेस के मंच से, इसे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में देखेंगे जहां दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। हम आगे बात करेंगे तो स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था दयानंद सरस्वती ने। स्वराज शब्द आया था तो स्वराज शब्द को आप देखेंगे तो 1975 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी, वहीं स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग दयानंद सरस्वती करते हैं। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दी जाती है तो दादा भाई नौरोजी को दी जाती है। दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य कहना है कि उन्होंने द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी। पहले स्टेटमेंट है, उनकी पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में, दूसरा अगर स्टेटमेंट देखेंगे, गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया, सही बात है, ठीक है। उन्होंने बंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, ये भी सही क्वेश्चन है। और दादा भाई नौरोजी ही थे जो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में गए थे। आगे हम बात करें दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य कथन है तो वह पहले भारतीय थे जो एलिफिंस्टन कॉलेज बंबई में गणित भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। आप देखेंगे कि ये गुजराती प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया, लेकिन एलिफिंस्टन कॉलेज बंबई में गणित भौतिकी के प्रोफेसर भी रहे थे, याद रखिएगा। और 1892 में उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। 1892 की बात करेंगे तो 1892 में उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक सदस्य निर्वाचित किया था, ठीक है। और उन्होंने गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोप्तार का आरंभ किया था।
पहला, आप इन दोनों चीज़ों को जोड़ के रखें तो आसानी रहेगी कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दूसरी चीज, गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया। महिला, बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी उन्होंने। ये पहले भारतीय थे जो एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर थे। ठीक, ये भी याद रखिए। 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक सदस्य निर्वाचित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। एक बात, जो व्यक्ति थे पहले, उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोप्तार का आरंभ किया था। गुजराती थी, ये याद रखिएगा कि गुजराती पत्रिका थी। ठीक है, राष्ट्रगोप्तार दादा भाई नौरोजी की। आगे हम अगर चर्चा करें तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय था तो दादा भाई नौरोजी ही थे। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन देखेंगे तो सूरत अधिवेशन में हुआ था। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे तो BR घोष, रास बिहारी घोष थे। आगे हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन के 4 संकल्प पारित किए गए थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो दादा भाई नौरोजी ने किया था, जो कलकत्ता अधिवेशन संकल्प पारित किए थे, इसमें 4 संकल्प पारित किए गए थे। इसमें सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने इन्हें अस्वीकृत करने पर प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। ठीक है, इसीलिए 1907 में जब जो 4 संकल्प पारित किए गए थे 1906 में, आप देखेंगे कि जो सूरत विभाजन हुआ था कांग्रेस में, उसकी नींव कलकत्ता अधिवेशन में ही जो हो चुकी थी, वहीं लोगों के बीच विवाद हो चुका था क्योंकि 4 संकल्प जो पारित किए गए थे उनमें लोगों में मतभेद थे। और सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को क्या किया गया, स्वीकार करने, उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हुआ था। एक संकल्प जो इन चारों संकल्पों में नहीं था तो वो था बंगाल के विभाजन को रद्द करना। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि बंगाल के विभाजन को रद्द करना इसमें शामिल नहीं था, ये आप याद रखिएगा। बाकी हम बात करें, जैसे स्वदेशी की बात थी, 4 संकल्प थे, आगे बताएंगे। तो 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस विभाजन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई। पहला है कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर। यही कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर जो कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। दूसरा, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर और कांग्रेस आंदोलन पर लोगों की भागीदारी। आप विभाजन को देखें तो आप रणनीति और उद्देश्य और भागीदारी, इस पहलू के कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। आगे हम बात करें, ये संकल्प नहीं थे कांग्रेस के, ये विभाजन की प्रक्रिया में चीजें बताई जा रही हैं कि इन कारणों से जो है कांग्रेस में विभाजन पड़ा और हुआ। आगे हम बात करें अगर तो देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था तिलक ने। ठीक है, तिलक थे जो गरम और नरम दल वाले लोगों के बीच इस चीज को लेकर विभाजन हुआ था। तो गरम दल और नरम दल को देखेंगे। और वर्ष 1907 में सूरत के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण था, पहला, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता की करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। ठीक, 1907 में जो सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण था कि अंग्रेजी सरकार के साथ जो नरमपंथी चर्चा कर रही थी, बातें कर रही थी, उनकी क्षमता के बारे में क्या था, चरमपंथी उग्रवाद या उग्रपंथियों को उनमें अविश्वास पैदा हो गया था कि ये शायद ये काम नहीं कर पाएंगे या भारत को स्वतंत्रता जो है चरमपंथी नहीं दिलवा पाएंगे। ऐसी लोग चरमपंथियों में या गर्मपंथियों में विश्वास हो गया था। हम आगे आप बात करें, मुस्लिम लीग के गठन जो 1906 में हुआ था। ठीक है, सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खान, नवाब सबीमुल्ला खान में से जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, तो नवाब सबीमुल्ला खान ने 1906 में ढाका में जो स्थापना की थी। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, ढाका में हुई थी। और मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां को माना गया है। ठीक है, देखेंगे स्थापना की थी ढाका में नवाब सलीम मुल्ला ने की थी, खान ने। और मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष की बात होगी तो आगा खां थे, क्योंकि आगा खां भी इसमें शामिल थे। और 1907 में मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन
जो है कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता है वो कहाँ हुआ था, कराची में। पहला काम जो हुआ, क्योंकि 1906 में गठित हुई, 1907 में इनका पहला होता है क्या, पहला वार्षिक अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता आगा खां करते हैं और आगा खां ही प्रथम अध्यक्ष थे मुस्लिम लीग के, और पहला अधिवेशन इनका 1907 में कराची में होता है। आगे हम बात करें, कथन ए, लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर, ठीक है, कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया था। सही बात है। आगे बात करें, वैसे अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था, क्योंकि मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी इसी उद्देश्य से थी कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों का ही प्रतिनिधित्व करेगी। अकेली एकमात्र संस्था है भारत में उस समय जो मुस्लिम लीग सिर्फ मुस्लिमों के हितों का ध्यान रख सकती है, बाकी कोई संस्था नहीं। इसको लेकर चर्चा हुई थी, तो इसी के संदर्भ में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना, और मुस्लिम लीग की स्थापना अंग्रेजों की चाल थी फूट डालो राज करो की नीति पे, तो उस आधार पे हुई थी। तो वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग ही का था, ये कथन जो है गलत है। आप देखेंगे भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में सत्य कथन की बात करेंगे तो हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी और चरमपंथी अरहार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से एक थे। एक हकीम अजमल खान थे जो राष्ट्रवादी नेता थे, तथा चरमपंथी अरहार आंदोलन शुरू करने, एक चरमपंथी अरहार आंदोलन था, उनका नेतृत्व या उनका शुरू करने वाले नेता थे हकीम अजमल खान। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सर सैयद अहमद खान मुस्लिमों को शिक्षित करना चाहते थे लेकिन वो कांग्रेस के समर्थक नहीं थे, मुस्लिम शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। लेकिन सर सैयद अहमद खान कांग्रेस के शुरू से ही विरोध में रहे, इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया, और अंग्रेजों ने एक हाथ बन गए। कौन? सर सैयद अहमद खान, जो अलीगढ़ में आपने देखेंगे अलीगढ़ शिक्षा केंद्र में उनका योगदान है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया, और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में ने भारत की अंतकालीन सरकार का गठन करने वालों में से एक थे। तो मौलाना अब्दुल सिंधी काबुल में भारत की अंतकालीन सरकार के गठन करने वालों में से एक थे। आप देखेंगे जो मौलाना बरकतुल्ला थे और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल, ठीक है, आप जाएंगे, जैसे महेंद्र प्रताप ने कहा थी अफगानिस्तान में, और देखेंगे तो मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतकालीन सरकार के गठन करने वालों में से एक रहे थे। हम आगे बात करें अगर, तो 1906 में लॉर्ड मिंटो ने से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। तो 1906 में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने जो प्रार्थना की थी वो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग था। आगे बात करें 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा थी, जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। तो अमीर अली की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की एक शाखा जो लंदन में स्थापित हुई थी उसके अध्यक्ष थे अमीर अली। और 1906 में जो मिंटो से लॉर्ड मिंटो, ठीक है, से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात की थी। और उसी समय मुस्लिम लीग की भी स्थापना होती है। तो लॉर्ड मिंटो ने इस कार्य में बहुत बड़ी भूमिका निभाई भारत में फूट डालो राज करो की नीति में। अब मार्ले मिंटो सुधार की बात करें तो मार्ले मिंटो सुधार आते हैं, यही मिंटो साहब को देखेंगे। देखिए मार्ले मिंटो, आप इसे देखिए, ये है मार्ले नाम थे, ये अलग नाम है, मिंटो अलग है। तो लॉर्ड मिंटो थे, वो भारत के उसमें गवर्नर जनरल थे, वायसराय कहेंगे। और इस समय देखेंगे आप, ये मार्ले साहब थे, ये भारत के भारतीय सचिव थे, ये अलग थे जो तो सचिव, ये दोनों नाम अलग अलग हैं, याद रखिएगा। तो मार्ले मिंटो जो सुधार बिल पारित किए गए थे वो 1909 के संदर्भ में, क्योंकि दोनों ही मिलकर भारत पे शासन करते थे। तो मार्ले मिंटो का नाम जो भारत सचिव थे, जो लंदन में या ब्रिटेन संसद का हिस्सा हुआ करते थे, तो मार्ले और मिंटो भारत में रहकर भारत के गवर्नर जनरल वायसराय के रूप में काम कर रहे थे, गवर्नर जनरल के रूप में। आगे हम बात करें
तो सुधार बिल पारित किया गया। तो जो भारत सचिव होगा लंदन का, उसका नाम पहले लगेगा, और जो मिंटो होगा ऐसा उनका नाम आप बाद में लगेंगे, जो भारत के गवर्नर के थे। अब ऐसे ही मांटेगू चेम्सफोर्ड, तो मांटेगू अलग थे, चेम्सफोर्ड अलग थे। याद रखिएगा इस चीज को, दोनों में डिवीजन करके पूछा भी गया है क्वेश्चन, आगे भी पूछा जा सकता है। 1909 के जो इंडियन काउंसिल एक्ट की व्यवस्था की गई थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था हुई थी। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो है व्यवस्था की गई थी। आगे हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे वह है, और जिससे अंततः देश का विभाजन कराया था, वह थी विधान सभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। तो देखेंगे हम कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे, ठीक है, वह अंततः देश का विभाजन कराया। तो विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों के आरक्षण के संदर्भ में ये चर्चा जब मुस्लिम लीग की स्थापना होती उस समय से लेकर, क्योंकि पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो है, निर्वाचक वर्ग की व्यवस्था 1909 में की गई थी। और आप देखेंगे इसी संदर्भ में यही नीति बाद में भारत विभाजन का कारण बनी थी। 1947 या 1946 में भी जब चर्चाएं हो रही थी संविधान सभा के संदर्भ में, तब मुसलमान अपने पृथक निर्वाचन मंडलों के लेके अड़े हुए थे। मुस्लिम लीग उस समय खूब विभाजन पे अड़ चुकी थी। आगे हम बात करें तो स्थानों के आरक्षण के संदर्भ में बात थी। अब दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन के संदर्भ में अगर चर्चा करें तो देखेंगे ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी। तो दिल्ली के पहले भारत की राजधानी आप देखेंगे कलकत्ता थी, और 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई थी तो उस समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग, और लॉर्ड हार्डिंग में भी अगर पूछ लिया जाए ये कौन से थे तो ये द्वितीय थे, याद रखिएगा। लॉर्ड हार्डिंग एक समय लिखा हुआ है। दिल्ली भारत की राजधानी बनी है, तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में ही बन गई थी, ठीक है। दिल्ली भारत की राजधानी की घोषणा 1911 में होती है, लेकिन इस घोषणा को पढ़कर जब 1912 में जब राजधानी दिल्ली कलकत्ता से आई उस समय वायसराय थे, ठीक है। इसकी घोषणा 1911 में ही हो चुकी थी, लेकिन 12 में ये कार्य कंप्लीट हुआ। और नोट लगे तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। ये 1911 में की गई थी और 1 अप्रैल 12 को दिल्ली राजधानी बनाई गई थी, ठीक है। घोषणा 1911 में ही हो गई थी और बंगाल विभाजन 1911 में रद्द किया था, ठीक है। लेकिन फिर से विभाजन, मतलब ऐसी बात होती है कि एक बार विभाजन को रद्द कर बंगाल का दोबारा विभाजन किया जाता है। तो ये काम जब दिल्ली राजधानी बंगाल से कलकत्ता से दिल्ली आती है तो इस संदर्भ में यही स्टेटमेंट बोला जाता है कि बंगाल विभाजन को एक बार रद्द कर दोबारा से मतलब दूसरा विभाजन किया गया तो वो राजधानी ट्रांसफर या स्थानांतरित करने के संदर्भ में स्टेटमेंट बोला जाता है। याद रखिए इस चीज को। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली राजधानी बनाई गई और वह जिसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर दिल्ली में बम फेंका गया था। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था, लेकिन असफल घटना रही थी। अब आगे बात करें, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को भी एक अलग प्रांत बनाया गया था, 1912 में बनाया गया था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अगर हम चर्चा करें तो दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग में एक ही समय पर अपने अधिवेशन आयोजित किए थे, तो ये लखनऊ में आयोजित हुए थे। आगे हम चर्चा करें, इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग और क्या हुआ था, कांग्रेस के बीच समझौता हो गया था। दूसरा, गरम दल और नरम दल दोनों ही लोग क्या हुए थे, एक साथ आ गए थे। तो मुस्लिम लीग के साथ समझौता कराने वाले अलग थे, तो इसकी अध्यक्षता थी। इसकी अध्यक्षता जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है इसका AC मजूमदार अध्यक्ष थे और कांग्रेस की मुस्लिम लीग के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर जो है 1916 में हुए थे। अब देखेंगे हम इसमें कि जो उग्रवादी थे, मतलब नरमपंथी और चरमपंथी के बीच जो विभाजन था 1907 में हुआ था, वो 1916 में जब खत्म होता है तो चरमपंथी और नरमपंथी, जिसे कहते हैं कि उग्रपंथी भी बोल सकते हैं, इनको हम क्या करेंगे,
इनका जो समझौता या इनमें जो इनके बीच मेल मिलाप कराया था, इनका काम मिलाने का काम एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, एनी बेसेंट ने किया था, याद रखिएगा। और जो मुस्लिम लीग थे और जो कांग्रेस के बीच समझौते का काम कराने का काम तिलक साहब ने किया था। ठीक, दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों चीजें अलग अलग संदर्भ में पूछी भी गई हैं, इस चीज को याद रखिएगा। तो अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया की प्रमुख शिल्पी हैं, तो ये काम एनी बेसेंट ने कराया था। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कराया था, तो बीजी तिलक ने कराया था। आगे हम चर्चा करें, कांग्रेस के बाद 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय था। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। यही पर से आप देख लीजिए कि भारत विभाजन की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी थी। ऐसा क्वेश्चन बनता है कि जब 1916 में लखनऊ कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ कि मुस्लिम लीग की जो कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की प्रक्रिया को स्वीकार कर लिया उनके नेताओं ने, तो इसी के साथ आप देखेंगे जब इसे स्वीकार किया, इसी के साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता होता है। लेकिन यहाँ से क्या था, यहाँ से लगभग जो बीज बोए गए थे, जो प्रक्रिया शुरू की थी, यहाँ से कांग्रेस ने भी इसमें साथ देना शुरू कर दिया था। आगे हम चर्चा करें तो देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था। तो ये लोग साथ साथ 1916 से 22 तक अपने एक साथ मत व्यक्त किए और एक मंच पर चलते रहे। आगे हम बात करें 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में सत्य कथन अगर देखेंगे तो इस अधिवेशन में उदारवादी इस अधिवेशन में देखेंगे तो उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ। ठीक है, उदारवादी और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए। ठीक है, महात्मा गांधी जब गए 1916 के अधिवेशन में तो वहां से राजकुमार शुक्ल आए थे, कहाँ, लखनऊ अधिवेशन में भाग लेने के लिए। तो राजकुमार शुक्ल ने इन्हें महात्मा गांधी को चंपारण की समस्याओं से अवगत कराया और उन्हीं की आग्रह पर राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद के आग्रह पर महात्मा गांधी चंपारण के किसानों से मिलने के लिए गए थे समस्या को निपटाने के लिए, और वो फिर समस्या निपटा के ही आए। और होम रूल लीग आंदोलन था, आप देखेंगे होम रूल लीग जो आंदोलन सर्वप्रथम आरंभ किया था वो एनी बेसेंट ने किया था। और 1516 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, एक तिलक का होम रूल था और एक एनी बेसेंट का था। दोनों अलग अलग होम रूल थे, 2 होम रूल लीग थे 1516 के दौरान, याद रखिएगा इन्हें। एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही हैं तो जो गृह शासन होम रूल लीग कहा जाता है, होम रूल आंदोलन के संदर्भ में, तो एनी बेसेंट का नाम आता है। आगे हम चर्चा करें तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वो होम रूल आंदोलन ही शुरू हुआ था। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एम सुब्रमण्यम अय्यर, टी.एस. अलकाट, जो ये अलकाट इनके साथ थे एनी बेसेंट के साथ में से जिनका योगदान होम रूल लीग में नहीं था, तो टी.एस. अलकाट थे, जिनका नाम दूसरा था, नाम बदल दिया गया है। ठीक है, ये नाम बदल दिया गया है। आगे हम देखेंगे कि इनका होम रूल लीग में इनका कोई जो नाम नहीं था टी.एस. अलकाट का, इनका नाम था, अभी आगे बताएंगे आपको, तो सी.आर. दास, एस. सुब्रमण्यम अय्यर, सी.आर. दास, एस. सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट और बीजी तिलक में से होम रूल आंदोलन नहीं जुड़ा था। तो होम रूल आंदोलन से सी.आर. दास नहीं जुड़े थे, याद रखिएगा इसे। जो सी.आर. दास जिसे नाम है ये होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे, एस. सुब्रमण्यम अय्यर जुड़े थे। एनी बेसेंट तो अलग जुड़े, इनका तो आंदोलन ही था, बीजी तिलक का आंदोलन ही था, आपको याद ही है। और होम रूल लीग के समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कर चुके थे, क्योंकि दोनों ही होम रूल समर्थक एक चरमपंथी नरमपंथी के बीच समझौता कराता है, एक कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराता है। तो दोनों ही होम रूल समर्थक थे, दोनों ही अपने लीग की जो है लीड कर रहे थे। और होम रूल आंदोलन में
जो होम रूल आंदोलन था भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था। तो आप देखेंगे इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की बात जो की थी, तो सेल्फ गवर्नमेंट की एक घटना ठोस योजना रखी थी। तो जो होम रूल आंदोलन भारत की स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, इसमें देखेंगे आप इसने देश के सामने एक स्वशासन या सेल्फ गवर्नमेंट की एक योजना रखी थी। तिलक एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक मिला दिया गया। तो तिलक और एनी बेसेंट के जो होम रूल लीग मूवमेंट चल रहे थे, दोनों मूवमेंटों को या होम रूल स्वशासन जो होम रूल लीग मूवमेंट थे, इन्हें 1918 में मिला दिया गया। और होम रूल लीग के संबंध में सत्य कथन है कि सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की थी। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं बरार प्रांत तक सीमित थी। ठीक है, आप देखेंगे तो तिलक के संदर्भ में कहा जाता है कि तिलक की जो होम रूल लीग मूवमेंट थी वो आंदोलन या लीग मूवमेंट कहेंगे तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार तक सीमित थी। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली था। जो तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग जहाँ था वो अधिक शक्तिशाली था, ये बात सही है। और एनी बेसेंट, ए हुम, माइकल मकसूदन और आर पामदत्त ने, ठीक है, में से फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक थी। तो ये देखेंगे फेबियन आंदोलन एनी बेसेंट थी। उस समय जब एनी बेसेंट अमेरिका में थी, उस समय वहाँ पे क्या चल रहा था, फेबियन मूवमेंट चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, तो इसके प्रस्तावक थी। तो एनी बेसेंट, ए हुम, माइकल मधुसूदन और आर जो पामदत्त थे, आर सी पामदत्त, तो में से फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक एनी बेसेंट को माना गया है। एनी बेसेंट के संबंध में सही कथन है होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष भी रही, तो प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। तो भारत में आप देखेंगे होम रूल आंदोलन को प्रारंभ करने का काम एनी बेसेंट शुरू करती हैं और तिलक भी इसके बाद जुड़ते हैं इसमें। आगे हम बात करें, एक बार ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता भी रही हैं। अब गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन के संदर्भ में अगर चर्चा करें तो करमचंद गांधी दीवान थे। ठीक है, करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था। तो देखेंगे करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट एवं बीकानेर के जो दीवान थे, पोरबंदर, राजकोट एवं बीकानेर के दीवान थे। महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को जिसने अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था वह है पहला 1898 में इटली अब्सीनिया युद्ध ने, दूसरा चीन के बक्सर आंदोलन ने और तीसरी बात करेंगे आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने और रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय। इन सभी घटनाओं ने क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी थी, जिसमें कई घटनाएं थी। पहला था 1898 इटली अब्सीनिया का युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे घटना घटी, चीन का बक्सर आंदोलन शुरू हुआ, आयरलैंड की क्रांतिकारी आंदोलन शुरू होता है, रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय। इन्हीं सभी घटनाओं को लगा कि अब भारत में इस आंदोलन से भारत को विजय या स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। और दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था, ठीक है, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ये दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान इन्होंने प्रकाशित की थी। फिनिक्स फार्म है डरबन में, ठीक है, और यम के गांधी समर्थक थे, दार्शनिक अराजकतावाद के थे और गांधी के रामराज्य के युगल सिद्धांत थे, सत्य और अहिंसा। आगे हम बात करें, गांधी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता और गांधी के संदर्भ में बिना मार्क्सवाद, गांधी के संदर्भ में कहा जाता कि बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी तथा समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी, समाजवादियों में एक मार्क्सवादियों में से सही है। तो समाजवाद में एक व्यक्ति, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, ये कथन सत्य है, ध्यान रखिएगा। कहा जाता है कि समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी,
ये बात मानी जाती है या इस घटना से मतलब इस स्टेटमेंट से सही है, ऐसे बात जो गांधी के संदर्भ में बोली जाती है। आगे हम बात करें तो गांधी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था हड़ताल को। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान देखेंगे तो गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में आप देखेंगे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है तो हड़ताल को प्राप्त था। और गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार सही है तो सत्याग्रही की शस्त्र अहिंसा है, सत्याग्रही का ग्रही का सत्र है जो अहिंसा होना चाहिए। और सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। ऐसा गांधी जी के सिद्धांत में सत्याग्रह का जो सिद्धांत है उनका उसमें जुड़ा है। पहला, अहिंसा, जो शस्त्र है उनका अहिंसा होना चाहिए और संकल्प दृढ़ विश्वास होना चाहिए और विरोधियों के प्रति द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। ये गांधी जी की सत्याग्रह थ्योरी है। आगे बात करें, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप गरीबी के स्थायित्व से जरूर जुड़ा हुआ है। हिंसा का क्रूरतम रूप है गांधी जी के अनुसार गरीबी का स्थायित्व या परमानेंट जिसे बोलते हैं गरीबी। आगे बात करें, गांधी जी ने परिवार नियोजन का तरीका बताया है आत्मनियंत्रण के संदर्भ में। आप देखेंगे जो गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु तरीका बताया है वो आत्मनियंत्रण है। ठीक है, परिवार नियोजन अपनाएंगे तो आप अपने पर नियंत्रण रखें। और महात्मा गांधी इन्होंने अपने सत्य के प्रयोग में कई सारी घटनाओं का उजागर किया है। उसमें कई सारी घटनाओं में इन्होंने सत्य के प्रयोग में आप देखेंगे कि कई सारी घटनाओं का क्या हुआ बताया है। और इसी में से एक परिवार नियोजन का तरीका उन्होंने बताया है कि आत्मनियंत्रण, वो ऐसा कहा जाता है उनकी जो मित्र या संदर्भ में आगे आपको कभी चर्चा बताएंगे हिस्ट्री पढ़ाते वक्त पूरी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारत लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो 1915 में लौटे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे 21 वर्ष तक ये दक्षिण अफ्रीका में रहे। आगे हम चर्चा करें, दक्षिण अफ्रीका के जिस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से उतारा गया था वो स्टेशन था सेंट पीटर्सबर्ग था। आगे हम बात करेंगे पीटर्सबर्ग करेंगे। आगे हम चर्चा करेंगे अगर एम के गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था वह था कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। तो गांधी जी जब भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस के जिस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था तो 1901 कलकत्ता अधिवेशन में आप देखेंगे कि गांधी जी आते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे हैं 1915 में। लेकिन आप ये क्वेश्चन आगे देखेंगे कि वो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लेते हैं वो 1901 में है। आपको लगता है इस दौरान वो भारत में किसी काम से आए थे, उसी समय एक राष्ट्रीय जो अधिवेशन होता है उसमें इन्हें आमंत्रित किया जाता है। आगे हम बात करें, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम अहमदाबाद नगर के बाहर है। आगे बात करें अगर हम तो महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया। इसे कहा जाता है सत्याग्रह आश्रम। के बाद में कहेंगे महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया, इसे कहा जाता है सत्याग्रही आश्रम की बात है। आगे हम बात करें अगर तो महात्मा गांधी से संबद्ध साबरमती, फिनिक्स, बर्दा, सदा जो कथ है आश्रम में से सबसे पुराना है तो फिनिक्स है। तो फिनिक्स आप देखेंगे ये सभी क्या है आश्रमों के नाम है कि साबरमती, फिनिक्स, बर्दा, सदा कथ आश्रमों में से सबसे पुराना फिनिक्स आश्रम है। और महात्मा गांधी ने सेवा धर्म अपनाया था। दक्षिणी अफ्रीका में इन्होंने सेवा धर्म अपनाया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य है जन कल्याण के लिए सक्रियता। राजनीति का तात्पर्य है जन कल्याण के लिए सक्रियता। इस संदर्भ में चर्चा होती है। हम आगे बात करें अगर तो सत्याग्रह शब्द का गढ़ा था महात्मा गांधी ने। भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किया था
तो महात्मा गांधी ने किया था। और आगे बात करें, मोहनदास करमचंद गांधी सर्वाधिक जाने जाते हैं एक भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त कराने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए निष्क्रिय विरोध किया था, लेकिन 1942 में इसको तोड़ देते हैं वो। तो निष्क्रिय विरोध करने के लिए और विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उसका सर्वोत्तम व्यवहार है। ठीक है, ऐसा महात्मा गांधी कहते हैं कि विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। इस तरीके से महात्मा गांधी स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार महात्मा गांधी का कथन है। आगे हम देखेंगे, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों की का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ, क्योंकि ब्रिटेन भारत का एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता है। जो ब्रिटिश निर्मित उत्पाद थे, जो ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ, क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता है। यहाँ से जो रॉ मटेरियल कच्चा माल था ब्रिटिश हो जाता था, वहां से क्या होता था, वहां से निर्मित वस्तुओं को क्या करते, भारत भेजा जाता था, जो यहाँ अनिवार्य रूप से बेचा जाता था, जबरदस्ती थोप दिया जाता था। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की घटनाओं का कालक्रम देखेंगे तो चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा असहयोग आंदोलन, ठीक है, ये सारी इनकी कार्यक्रम का सही क्रम है। आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल और खेड़ा जो चंपारण है, अगर इनकी घटनाओं का कालक्रम देखें, सबसे पहले चंपारण जाते हैं, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल जाते हैं, फिर असहयोग जो खेड़ा असहयोग आंदोलन है इसमें जाते हैं। तो इनका सही कालक्रम है चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा। आगे हम बात करें, महात्मा गांधी के बारे में सही कथन है, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त की थी। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ। ठीक है, और उन्होंने विधि का अध्ययन करने के लिए द इनर टेम्पल लंदन में किया था। उनको जो विधि का अध्ययन करने गए थे वो द इनर टेम्पल में उन्होंने विधि का जो लॉ की पढ़ाई की थी। आगे बात करें, रस्किन की पुस्तक जो अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। ठीक है, सर्वाधिक प्रभावित है अनटू रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। महात्मा गांधी ने कहा कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक से प्रतिबिंबित होती हैं। इस पुस्तक में उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का संदेश जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला, व्यक्ति के कल्याण सबके कल्याण में निहित है। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। ये इनकी पुस्तक में थी, बात कही होगी अनटू दिस लास्ट, जो रस्किन की पुस्तक का नाम है। और गांधीवादी विचारधारा प्रभावित रही थी। रस्किन, थोरो, टॉलस्टॉय, ठीक है, रस्किन, थोरो और टॉलस्टॉय से ये प्रभावित थे, आप याद रखिएगा इसे। स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन में से जिस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे वह स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में संबंधित नहीं थे। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन 1905 में होता, उस समय नहीं थे, आप देखेंगे। लेकिन आप सोचेंगे 1901 के अधिवेशन में भाग लेते हैं, वो वापस अफ्रीका जा चुके थे। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और बारदोली, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बारदोली, खेड़ा सत्याग्रह में से जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, तो ये बारदोली सत्याग्रह की बात, तो बारदोली सत्याग्रह डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आगे बात करें, जो यहीं पे इन्हें सरदार की उपाधि दी जाती है, गांधी जी की तरफ से महिलाओं ने दी थी सरदार की उपाधि इनको। आगे बात करें गांधी जी के संदर्भ में सही कथन की बात, तो जात विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। जो जात विहीन अछूत थे उनके दिशा में इन्होंने कठोर संघर्ष किया। असहयोग आंदोलन शुरू किया। ठीक है, असहयोग आंदोलन शुरू किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इन्होंने ही शुरू किया है, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जो है कहते हैं, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा था, तो जोड़ा गया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान इनको
महात्मा शब्द मिला। और बात करें गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था तो रविंद्रनाथ टैगोर ने संबोधित किया था। आगे बात करें राष्ट्रपिता की बात होगी तो सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं, और महात्मा शब्द को संबोधित किया था तो रविंद्रनाथ टैगोर बोलते हैं। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव रहे थे तो प्यारेलाल थे। नोआखाली की घटना आप देखेंगे जब भारत में सांप्रदायिक हिंसे भड़कते हैं, जब भारत विभाजन के संदर्भ में उसी समय घटती है घटना। आगे देखेंगे राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, बायकोम सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन में से जिस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था वो बायकोम सत्याग्रह था। आप देखेंगे बायकोम सत्याग्रह में गांधी जी भाग नहीं लेते हैं। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ था 20 दिसंबर 1920 को। छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ स्पेशल में क्वेश्चन पूछा गया होगा। और गांधी के अनुयायी ए.एन. सिन्हा, ब्रज किशोर प्रसाद, जे.पी. कृपलानी तथा राजेंद्र प्रसाद में से वह जो पेशे से शिक्षक था तो राजेंद्र प्रसाद पेशे से शिक्षक थे। आगे हम चर्चा करें जी.डी. बिरला, जमनालाल बजाज, जे.आर.डी. टाटा और बालचंद हीराचंद उद्योगपति। ये बालचंद हीराचंद उद्योगपतियों में से वह व्यक्ति जो सबसे लंबे समय तक AICC के खजांची रहे थे तो 1930 में जेल भी गए, ये जमनालाल बजाज थे। आगे हम बात करें तो भारतीय राष्ट्र कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेस तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी हैं तो जमनालाल बजाज थे। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है तो जमनालाल बजाज के संदर्भ में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र रहे थे। ठीक है, तो जो रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज, इनके महात्मा गांधी जो करीबी मित्र थे वो रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज थे। आगे बात करें, हाँ ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महान महात्मा गांधी के निकट सहयोगी जमनालाल बजाज का है। जमनालाल बजाज कांग्रेस के खजांची के रूप में काफी लंबे समय तक जुड़े रहे, 1930 में जेल भी गए, अभी बताया आपको। और आप देखेंगे रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। और आगे बात करें वह कारगर जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया तो यरवदा, वह कारगर बोलते हैं, वह कारागार या जेल जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया तो यरवदा जेल का नाम दिया है। ठीक है, जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया है। ठीक है, और भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, और जो भारत को स्वाधीनता प्राप्त होती है उस समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। आगे गांधी की मृत्यु पर जिसने कहा था हमारे जीवन का प्रकाश चला गया है तो ये नाम महात्मा गांधी को संदर्भ में जिसने बोला है कि हमारे जीवन का प्रकाश चला गया है तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था तो माउंटबेटन ने इन्हें संबोधित किया है। गांधी जी ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया है तो माउंटबेटन ने। आगे हम चर्चा करें तो जिसने महात्मा गांधी को आदेशित किया वह भारत में सर्वप्रथम खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें तो वो है महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मतलब कान खुले रहें और मुंह बंद रखें, मुंह बंद कर व्यतीत करें। उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, ये गांधी जी के गुरु थे। आगे बात करें अगर तो भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक जो है देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को दी थी तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक क्या है देश में एक पर्यवेक्षक की भूमिका में रहें, एक विद्यार्थी की भूमिका में रहें, ऐसी सलाह गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। आगे बात करें गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते, गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते, यह कथन था महात्मा गांधी का। आगे हम बात करें जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता, इस सिद्धांत का प्रबल समर्थक थे M.K. गांधी साहब। आगे बात करेंगे गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध, ये सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। आगे बात करें वह आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग के हथियार के रूप में प्रयोग किया था वो नाम था
कहाँ, भूख हड़ताल के संदर्भ में तो अहमदाबाद की हड़ताल थी। और आगे बात करें, ये 1918 में घटना घटी थी। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था, तो वाराणसी में दिया था। ठीक है, याद रखिएगा इसे। जो जनभाषण की बात होगी जब वाराणसी में 1915 में क्या होता है, 1915 कहना है, महात्मा गांधी जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का वाराणसी, उसी में गए थे, उसी में ये भाषण देते हैं। और उसी भाषण के बाद या इसकी स्थापना, जब जो बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना की बात संदर्भ होती है, उस समय गए हुए थे, उस समय के भाषण में है। आगे बात करेंगे, गांधी जी ने बधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का प्रथम अभियान आरंभ किया था, तो चंपारण से किया था। आगे बात करें, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिंसा लिया गई थी। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा क्या चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा लिया था, तो मजदूर वर्ग ने क्या लिया था, हिस्सा लिया था। ये 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा लिया था। तो ये 17-18 में जो अहमदाबाद आंदोलन था, ये अहमदाबाद मिल से संबंधित था। इसमें गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा लिया था, तो मजदूर वर्ग ने। और इसी जो अहमदाबाद मिल में गांधी जी द्वारा चलाया गया था, जो 1917 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह का हिस्सा लिया था, वो मजदूर वर्ग था। और ये जो मिल कारखाने में इन्होंने सबसे पहले इसी अहमदाबाद में भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। आगे बात करें, महात्मा गांधी का वह संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, अहमदाबाद संघर्ष के रूप में जाना जाता है। औद्योगिक श्रमिकों के संदर्भ में अहमदाबाद सत्याग्रह का आरंभ किया गया था, सूती मिल कामगारों के लिए किया गया था। गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत का प्रतिपाद्य के संबंध में सही युग है, तो ये दक्षिण अफ्रीका 1903 में इन्होंने ट्रस्टीशिप सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आगे बात करें, महात्मा गांधी या गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में सही कथन है। वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, इसलिए वो विकेंद्रीकरण की बात कहते हैं। जो आर्टिकल भारतीय संविधान के पंचायती राज्यों के विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, आर्टिकल 40 में जो होती है। अतः अहिंसक सामाजिक संरचना विकेंद्रीकरण विरोधी है। अतः अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण का विरोधी है या विरोधी होती है। जो अहिंसक सामाजिक संरचना होती है वो केंद्रीकरण की विरोधी होती है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। यम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यता का सामाजिक सुधार संपन्न किया गया था, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करने के संदर्भ में। और यम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों को, जो अस्पृश्य लोग थे, इनका सामाजिक सुधार संपन्न हुआ था, सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। आगे बात करें, गांधीयन इनोवेशन गांधी जी का नवाचार से तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। ठीक है, तो इनोवेशन थ्योरी आप देख सकते हैं, जिसे आज की सरकारें नवाचार का नाम देती हैं, वो गांधी जी उसी समय प्रयोग कर चुके थे। गांधीयन इनोवेशन क्या था, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। आज भी नवाचार इसी संदर्भ में काम करता है। आगे हम बात करें, खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह में से वह घटना जो सबसे पहले हुई थी वह नाम था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का जो तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। और गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में चंपारण में किया था 1977 में। आगे बात करें, गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान के संदर्भ में किया गया था, जो 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। आगे हम बात करें, चंपारण जांच के में आचार्य JB कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। ठीक है, जो चंपारण जांच में आप देखेंगे JP कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। इनमें नाम था राजकुमार शुक्ल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, JB कृपलानी थे, और भी इसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा भी शामिल थे। आगे बात करें, चंपारण सत्याग्रह में जिन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया वो थे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा शामिल थे। और आगे बात करें, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है तो राजकुमार शुक्ल जो है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे और चंपारण आंदोलन से संबंधित हैं।
जो राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेपी कृपलानी और राजकुमार शुक्ल के नियंत्रण मतलब आग्रह या निमंत्रण पर जो है गांधी जी चंपारण गए थे। आगे बात करें, दक्षिणी अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल जो सत्याग्रह किया था वह चंपारण में किया था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम जिस किसान आंदोलन में भाग लिया वह है चंपारण। आगे बात करें, नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया गया है, तो राजकुमार शुक्ल को आमंत्रित किया गया था। नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित करने वाले राजकुमार शुक्ल थे। आगे बात करें तो चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही कथन है, यह किसानों से जुड़ा था। इसे तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संकलित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और इसमें से गांधी को सहयोग दिया था। ठीक है, ये जो सत्याग्रह 3/20 भाग में नील की खेती अनिवार्य करना था, इस एक किसानों से जुड़ा था। इसे तिनकठिया पद्धति के रूप में जानते हैं। ये तिनकठिया जो चंपारण सत्याग्रह था तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध था और राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी के गांधी को सहयोग मिला था। और चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था एम.जी. रंगा ने, याद रखिएगा। विरोध करने वालों में नाम आता है एन.जी. रंगा का। आगे बात करें, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का कारण था, तो खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का कारण था, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन में क्या हुआ था, भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। ऐसा खेड़ा के किसानों के साथ वहां के प्रशासन ने ऐसी नीति अपना रखी थी कि वहां प्लेग के कारण अकाल पड़ गया था और आप देखेंगे कि इसके बावजूद भी प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। आगे बात करें, अगर हम देखेंगे किसान आंदोलन सभा सर्वप्रथम जो भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया आंदोलन था। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, मदन लाल ढींगरा एवं फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा के स्थापना के संबंध नहीं था, तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था, वो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया आंदोलन था, नाई धोबी आंदोलन। आगे बात करें अगर तो देखेंगे तो हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, देखते हैं इसमें क्या खराबी आ गई है, कुछ परेशानी आई हुई है।